हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने अपने लास्ट के लेक्चर में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक को पूरा डिस्कस किया था। अपने आज के लेक्चर में हम उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हम अभी पढ़ रहे थे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए के फॉर्मेशन में हम किन टूल्स का यूज़ करते हैं, हम इनके बारे में पढ़ रहे थे। और हमने अपना पहला टूल यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपने सेकेंड टूल यानी कि क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर क्या होते हैं, मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में ही बताया था कि वेक्टर वो डीएनए पार्ट्स होते हैं जिनसे हम अपने डिज़ायर्ड डीएनए को अटैच करते हैं और आरडीएनए बनाकर उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराते हैं। अच्छा, वेक्टर को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मलेरिया डिजीज़ ह्यूमन में कॉज करता है प्लाज्मोडियम माइक्रोब। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोवन होता है जो हमें मलेरिया डिजीज़ कॉज करता है। अब उस प्लाज्मोडियम को हम ह्यूमन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो उसे ह्यूमन तक पहुंचाने का काम फीमेल एनोफिलीज करती है। यहाँ पर फीमेल एनोफिलीज जो होती है वो एक वेक्टर की तरह फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी कि फीमेल एनोफिलीज यहाँ पर एक वेक्टर है। सेम यही प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी में भी होती है कि हमारे आरडीएनए, हमारे डिज़ायर्ड डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाने का काम जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। सो कम ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा है प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेजेस हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज है वो किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर अपने आप को इंडिपेंडेंट मैनर में कंट्रोल कर सकता है और अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। इसका मतलब ये देखिए कि जो क्रोमोसोमल डीएनए यानी जो मेन डीएनए होता है, जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचाने का काम करता है, उसका तो डुप्लीकेशन यानी रेप्लिकेशन सेल साइकिल की एक फिक्स्ड एस स्टेज में ही होता है। लेकिन प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के साथ ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। वो सेल साइकिल के किसी भी स्टेज में अपने आप को रेप्लिकेट या डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि वो इंडिपेंडेंट मैनर में अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, बैक्टीरियोफेजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉपी नंबर। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो बहुत ही हाई कॉपी नंबर बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्रोमोसोमल डीएनए से अलग इंडिपेंडेंट मैनर में अपना जो कॉपी नंबर बना रहे हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बना रहे हैं, यानी कि बैक्टीरियोफेज बहुत तेज़ी के साथ रेप्लिकेट करते हैं। Bacteriophage, because of their high copy number per cell, have very high copy number their genome within the bacterial cell। अब बैक्टीरियोफेज बहुत तेजी के साथ अपने आप को रेप्लिकेट कर ले रहे हैं, इसीलिए किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर उनका जीनोम यानी उनका जेनेटिक मटेरियल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंटेन करता है, होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सम प्लाज्मिड में हैव ओनली 1 to 2 कॉपीज पर सेल। कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी 1 से 2 कॉपी पर सेल में बना पाते हैं, लेकिन कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो 15 to 100 कॉपीज पर सेल बनाते हैं। यानी कि कुछ प्लाज्मिड अपने आप को बहुत धीरे रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन कुछ प्लाज्मिड ऐसे भी होते हैं जो बहुत तेज़ी के साथ रेप्लिकेट करते हैं और 15 to 100 कॉपीज पर सेल बना सकते हैं। ये नंबर इससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, यानी रेयर केसेस में ऐसे भी प्लाज्मिड पाए जाते हैं जो 100 से भी ज़्यादा कॉपीज पर सेल में कंटेन करते हैं। आगे चलते हैं, इफ़ वी लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए। अगर हमने कोई एलियन पीस ऑफ डीएनए किसी बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड, एक तरह से कह लीजिए अगर हमने किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए को किसी वेक्टर के साथ लिंक किया है, तो जितनी कॉपी वेक्टर की बनेगी उतनी ही इक्वल नंबर कॉपी हमारे डिज़ायर्ड डीएनए यानी एलियन पीस ऑफ डीएनए की भी उतनी ही कॉपी बनती है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ़ वी लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेजेस और प्लाज्मिड डीएनए और अदर वेक्टर या किसी और वेक्टर के साथ हम जोड़ रहे हैं, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर। हम इसका उतना ही नंबर पाएंगे जितना कि कॉपी नंबर होगा किसका, वेक्टर का। भाई वेक्टर के साथ ही हमने अपने एलियन पीस का लाइगेशन किया है, तो जितना ही कॉपी वेक्टर अपना बनाएगा उतना ही कॉपी नंबर एलियन पीस का डीएनए भी बनाएगा।
Nowadays, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, nowadays अब वेक्टर्स आर इंजीनियर्ड इन सच वे, आजकल हम वेक्टर को अपने आप इंजीनियर कर रहे हैं, हम अपने आप बना भी ले रहे हैं, और जो वेक्टर हम इंजीनियर करके बना रहे हैं वो इस तरह के बनाए जा रहे हैं कि वो हेल्पफुल हो इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, यानी कि जो फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए या हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है वो वेक्टर के साथ ईजिली लाइगेट हो जाए और वो ईजिली सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट बताने में हमको हेल्प करे। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट वो होते हैं जिनमें वेक्टर के साथ एलियन डीएनए या डिज़ायर्ड डीएनए का कॉम्बिनेशन हो चुका है तो उसे हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, और नॉन रिकॉम्बिनेंट उन्हें कहा जाता है जिनमें वेक्टर और एलियन डीएनए का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, उसे नॉन रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। इसीलिए आजकल के दिनों में वेक्टर्स को अपने आप हम इंजीनियरिंग के थ्रू, बायो इंजीनियरिंग के थ्रू, बायो इंजीनियरिंग प्रोसेसेस के थ्रू खुद बना रहे हैं और उन्हें ऐसा बनाया जा रहा है कि वो इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए में हेल्पफुल हो, उनसे फॉरेन डीएनए या डिज़ायर्ड डीएनए बहुत ही ईजिली लाइगेट कर जाए और उसके थ्रू हमें हेल्पफुली, यानी हमें बहुत ही ईजिली ये इस बात का पता चल जाए कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, किस में लाइगेशन हो चुका है, किस में एलियन डीएनए का लाइगेशन अभी नहीं हुआ है। अब देखिए, हर वेक्टर के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, वो उनके यूनिक फीचर कहलाते हैं। जब तक वेक्टर के पास उनके यूनिक फीचर नहीं होंगे तब तक वेक्टर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो अब हम देखेंगे फीचर ऑफ वेक्टर। फीचर ऑफ वेक्टर में हमारा पहला फीचर होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ओरी। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हर वेक्टर के पास होना बहुत ही ज़रूरी है, यानी नेसेसरी है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में फर्स्ट पॉइंट देखिए, दिस इज सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। ये वो सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अगर ये सीक्वेंस किसी वेक्टर के अंदर अवेलेबल नहीं है तो वो वेक्टर अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, और उस वेक्टर से अगर हमने किसी एलियन डीएनए को लाइगेट किया हुआ है या जोड़ा हुआ है वो भी उसके अंदर अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, यानी वो अपनी कॉपी नंबर नहीं बना सकता। इसीलिए ये कहा जाता है कि हर वेक्टर के पास ओरी यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ये वो सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सेकेंड पॉइंट देखिए, एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस। अगर हमने किसी पीस ऑफ डीएनए को इन सीक्वेंस के साथ जोड़ा हुआ है तो उन सीक्वेंस को जोड़ने के बाद वो आरडीएनए होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद रेप्लिकेट करने लगता है। यानी कि अगर किसी ऐसे वेक्टर से जिसके पास ओरी थी, हमने उसके साथ कोई डिज़ायर्ड डीएनए या किसी डीएनए का पीस अगर हमने लिंक कर दिया या लाइगेट कर दिया, यानी आरडीएनए का फॉर्मेशन हमने कर लिया, और अगर हमने उसे फर्दर होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया तो वो होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद रेप्लिकेट कर सकती है। अच्छा, थर्ड पॉइंट में ये लिखा गया है कि दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। ओरी सिर्फ रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं करती है, ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करती है। अगर किसी वेक्टर का ओरी हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वेक्टर बहुत तेज़ी से खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। इसका स्टेटमेंट पढ़िए, दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। इसीलिए ये ओरी रिस्पॉन्सिबल होगी लिंक्ड डीएनए या डिज़ायर्ड डीएनए के भी कॉपी नंबर को कंट्रोल करने में। जो ओरी है वो वेक्टर के कॉपी नंबर को कंट्रोल करती है, और जितने कॉपी नंबर वेक्टर के बनते हैं उतने ही कॉपी नंबर लिंक्ड डीएनए या हमारे डिज़ायर्ड डीएनए के भी बनेंगे। यानी इनडायरेक्टली मैनर में ओरी जो होती है वो जो हमारा लिंक्ड डीएनए है उसके कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करती है। इफ़ वी वॉन्ट टू रिकवर मिनी कॉपी ऑफ द टारगेट डीएनए, अगर हमें अपने डिज़ायर्ड डीएनए या टारगेट डीएनए का बहुत ही ज़्यादा नंबर में कॉपी पाना है तो
तो हमें ऐसे वेक्टर को उसके साथ क्लोन करना चाहिए, हमें उसे ऐसे वेक्टर के साथ जोड़ना चाहिए जिसकी ओरी सपोर्ट करती हो हाई कॉपी नंबर को। ओरी सपोर्ट्स हाई कॉपी नंबर। अगर वेक्टर की ओरी हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट कर रही होगी तो वेक्टर में रेप्लिकेशन की पावर बहुत ज़्यादा होगी, और जितने कॉपी नंबर वेक्टर अपने रेप्लिकेट करके बनाएगा उतने ही कॉपी नंबर हमें हमारे टारगेट डीएनए के भी ऑब्टेन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंसर्शनल कैपेसिटी है। इंसर्शनल कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी वेक्टर के अंदर हम अपने डिज़ायर्ड डीएनए के कितने किलो बेस पेयर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसे हम अपने वेक्टर की इंसर्शनल कैपेसिटी कहते हैं। किसी वेक्टर के अंदर हम किसी डिज़ायर्ड डीएनए के कितने किलो बेस पेयर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसे हम वेक्टर की इंसर्शनल कैपेसिटी कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया गया है। यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस याद रखना होगा कि इंसर्शनल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है। तो सबसे ज़्यादा इंसर्शनल कैपेसिटी होती है YAC की। YAC का फुल फॉर्म होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंसर्शनल कैपेसिटी होती है BAC की, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उसके बाद इंसर्शनल कैपेसिटी होती है कॉस्मिड की, फिर फर्दर बैक्टीरियोफेज की, और फिर प्लाज्मिड की। यहाँ पर देखिए प्लाज्मिड की जो इंसर्शनल कैपेसिटी होती है वो भले ही बहुत कम है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि बेस्ट वेक्टर कौन है तो हम बेस्ट वेक्टर का आंसर प्लाज्मिड ही देंगे। और सेकंड नंबर पे बेस्ट वेक्टर कौन सा होता है? बैक्टीरियोफेज। यानी सबसे बेस्ट वेक्टर प्लाज्मिड, देन बैक्टीरियोफेज। लेकिन अगर इंसर्शनल कैपेसिटी का सीक्वेंस पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा इंसर्शनल कैपेसिटी की YAC यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की, फिर BAC यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स की, फिर फर्दर कॉस्मिड की, फिर उससे कम बैक्टीरियोफेज की, और सबसे कम इंसर्शनल कैपेसिटी होती है प्लाज्मिड की। चलिए, ये तो वेक्टर का पहला फीचर हमने देख लिया। अब हमारे वेक्टर का दूसरा फीचर क्या होता है? दूसरा फीचर है सेलेक्टेबल मार्कर। हर वेक्टर के अंदर एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। इन एडिशन टू ओरी, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन एडिशन टू ओरी, ओरी के साथ साथ द वेक्टर रिक्वायर्स अ सेलेक्टेबल मार्कर। वेक्टर को रिक्वायरमेंट होती है किसकी? सेलेक्टेबल मार्कर की। सेलेक्टेबल मार्कर किस चीज़ में हेल्प करता है ये देखिए, सेकंड पॉइंट में ये चीज़ है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। जो सेलेक्टेबल मार्कर होता है वो हेल्प करता है हमको पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं? वो सेल जिनके अंदर RDNA जाने के बावजूद ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस अच्छी तरह से नहीं हुई है, यानी कि उनके अंदर RDNA के फीचर्स नहीं आ पाए हैं, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे। अभी ये आगे डायग्राम है, उसके थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर हमें हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाई करें और एलिमिनेट कर दें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में, क्योंकि वो हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं दे सकते। और सेलेक्टेबल मार्कर ही परमिट करता है ग्रोथ, किसकी ग्रोथ को? ट्रांसफॉर्मेंट्स की, यानी जिनसे हमें हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है। सेलेक्टेबल मार्कर उनकी ग्रोथ को फर्दर परमिट कर देता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए, इस प्रोसेस के थ्रू हम एक पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस कराते हैं, किसमें? एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में। किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी बाहरी ऑर्गेनिज्म का कोई पीस ऑफ डीएनए हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस। देखिए यहाँ पे एक फिगर है, इससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए ये एक बैक्टीरिया की सेल है, ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम यानी डीएनए है इसके अंदर। ये डीएनए गए और ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा क्या होते हैं? ये हमारा एक होस्ट ऑर्गेनिज्म है। हो सकता है ये होस्ट ऑर्गेनिज्म ई कोलाई हो या कोई और ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन ये हमारा होस्ट है। अब इसके अंदर इस बैक्टीरिया का डीएनए जा रहा है, ये देखिए ये रेड कलर का है, ये बैक्टीरिया का डीएनए इसके अंदर चला गया। इसके अंदर जाने के बाद ये यहाँ पर देखिए इसके क्रोमोसोम से, होस्ट के क्रोमोसोम से ये पार्ट लाइगेट कर गया यानी जुड़ गया। तो इस तरह से
इस प्रोसेस को, जहां पर बैक्टीरियल सेल का क्रोमोसोम जाकर के एक होस्ट सेल के क्रोमोसोम के साथ अटैच हो रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सक्सेसफुली हो चुका है, तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट। क्या होगा ये ट्रांसफॉर्मेंट सेल होगी। ये सेल कैसी होगी, हमारी ट्रांसफॉर्मेंट सेल होगी। ये हमारी सेल ट्रांसफॉर्मेंट हो गई है क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियल सेल का डीएनए जा करके होस्ट के साथ अच्छी तरीके से जुड़ चुका है और हमें ये चीज़ पता चल रही है कि ये सेल ट्रांसफॉर्मेंट सेल हो चुकी है। यानी सेलेक्टेबल मार्कर इसी चीज़ को पहचानता है कि कौन सी सेल में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो चुकी है और कौन सी सेल में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं हुई है। जिन सेल में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं हुई रहती है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहलाते हैं और सेलेक्टेबल मार्कर उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, उनको एलिमिनेट करता है, और जिन सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो चुकी रहती है उनकी ग्रोथ को परमिट करता है। Normally, genes encoding resistance to antibiotic such as ampicillin, कुछ यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के नाम है एम्पिसिलिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन एटसेट्रा आर यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई। ई कोलाई के लिए कुछ सेलेक्टेबल मार्कर हैं। जीन इनकोड, ये वो जीन्स हैं जो इनकोड करते हैं, जीन इनकोड रेजिस्टेंस, किन किन एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंस जीन का नाम दिया जा रहा है, एम्पिसिलिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन एंड कैनामाइसिन। ये क्या करते हैं, यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर की तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि नॉर्मल ई कोलाई के अंदर इनमें से किसी के भी प्रति रेजिस्टेंस नहीं होता है, यानी इनमें से किसी के लिए भी रेजिस्टेंस नॉर्मल, यानी कि ऐसी ई कोलाई सेल जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं की गई है उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस, किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस का जीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक डायग्राम दिया है। मान लीजिए ये कोई हमारा नॉर्मल वेक्टर है, मान लीजिए ये प्लाज्मिड वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है। ये हमारे पास एक प्लाज्मिड वेक्टर है। अब इस वेक्टर में हमने एक जीन इनकोड किया है जिसके पास रेजिस्टेंस है, किसके लिए, एम्पिसिलिन के लिए। हमने इस प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर एक जीन इनकोड किया है जिसके पास रेजिस्टेंस है, किसके लिए, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए। जीन जो इनकोड करेगा रेजिस्टेंस फॉर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, वो हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है प्लाज्मिड के अंदर। अब ये प्लाज्मिड जो है इसे हमने फर्दर इंट्रोड्यूस करा दिया होस्ट सेल के अंदर। अब होस्ट सेल के अंदर ये प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और रेप्लिकेट करेगा तो इस वजह से जो सेल होगी उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगा एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए। यानी कि अब उस सेल पर अगर हमने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाली तो उस सेल को कोई हार्म नहीं होगा, वो सेल सरवाइव कर जाएगी। मान लीजिए हमने अगार अगार की प्लेट ली, एक न्यूट्रिटिव मीडियम की प्लेट ली, उसमें हमने एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दिया, ठीक है, और उसके ऊपर हमने इस तरह की ट्रांसफॉर्मेंट सेल डाल दी जिसके पास ये प्लाज्मिड था जिसमें हमने रेजिस्टेंस टू एम्पिसिलिन का जीन इनकोड किया हुआ है, और उसके अंदर हमने उस अगर मीडियम के अंदर हमने उस सेल को डाल दिया जो ट्रांसफॉर्मेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि उस सेल को कोई हार्म नहीं होगा, वो सेल ईजिली ग्रो कर जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एम्पिसिलिन है ये हमारा एक सेलेक्टेबल मार्कर की तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि सेल डेड नहीं हुई, सेल को हार्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस का जो जीन था वो सक्सेसफुली इनकोड हो चुका है, लाइगेट हो चुका है प्लाज्मिड के अंदर, और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में बहुत अच्छे से हो चुकी है, और इसीलिए सेल जो थी वो सर्वाइव कर गई। अगर मान लीजिए हमने इसी ट्रांसफॉर्मेंट सेल को किसी और एंटीबायोटिक के मीडियम में डाल दिया, जैसे कि हमने उसे क्लोरोएम्फेनिकॉल के मीडियम में डाल दिया या टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन के मीडियम में डाल दिया, तो ये सेल जो होगी वो डेड हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। यानी उसके लिए तो इसके अंदर रेजिस्टेंस था ही नहीं, तो वो सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी।
अब हमारा तीसरा प्रॉपर्टी होता है किसी भी वेक्टर की, वो होती है क्लोनिंग और रिकॉग्निशन साइट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोनिंग और रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट क्या होती है? हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है। रिकॉग्निशन साइट्स वहाँ होती हैं जहाँ पर आरई अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये कैसी होती हैं? ये स्पेसिफिक साइट्स होती हैं और ये पैलेंड्रोमिक, स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं जहाँ पर आरई अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और यहीं से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए, अगर हमें एलियन डीएनए को लिंक करना है, द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू, वेक्टर के बाद बहुत ही कम रिकॉग्निशन, प्रेफरेबली सिंगल, प्रेफर किसे किया जा रहा है? सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड आरई, यानी हम जिस आरई का यूज़ कर रहे हैं उसके लिए उस वेक्टर के अंदर अगर सिर्फ एक हो तो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत ही कम रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही कम ऐसी साइट होनी चाहिए जिसे आरई पहचान सके और उस पर अपना फंक्शन परफॉर्म करे। ऐसा क्यों होना चाहिए? सेकंड पॉइंट देखिए, इसका रीज़न है मोर देन वन क्लोनिंग साइट, अगर एक से ज़्यादा क्लोनिंग या रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होगी किसके अंदर? विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट ऑफ, यानी कि अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट वेक्टर के अंदर प्रेजेंट हुई तो आरई उस वेक्टर के एक से ज़्यादा टुकड़े कर देगा, बहुत छोटे छोटे टुकड़े उसके कर देगा और उसके बाद हम अपने एलियन पीस ऑफ डीएनए को उसमें ईजिली लाइगेट नहीं कर पाएंगे। लाइगेशन की प्रोसेस जो होगी वो काफ़ी भारी भरकम हो जाएगी, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी और हमारी जीन क्लोनिंग इससे क्या कर जाएगी? कॉम्प्लिकेट कर जाएगी। इसीलिए हमारी जो रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए वेक्टर के अंदर वो प्रेफरेबल एक होनी चाहिए, यानी उसके पास सिर्फ एक रिकॉग्निशन साइट हो तो बहुत अच्छा, और अगर एक से ज़्यादा है तो थोड़ी ही ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट्स या क्लोनिंग साइट्स नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर आवर टुडे लेक्चर्स। इसके आगे हम एक वेक्टर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, PBR 322। अगला लेक्चर हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इतनी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।